नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर नंबर 2 के यूनिट नंबर 3, 4 और 5 के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस बार सिलेबस में जो जो टॉपिक है, इसमें ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं यूनिट नंबर 3। इस यूनिट का नाम रखा गया है परावैद्युतांक तथा विद्युत धारा। इंग्लिश में इसे बोले तो डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक करंट इसका नाम है। अब देखिएगा, जो सबसे पहला टॉपिक जो सिलेबस में रखा गया है उसे बोला गया है परावैद्युतांक माध्यम मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन, विस्थापन सदिश मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और बोला गया है परावैद्युतांक में गॉस का प्रमेय मतलब डाइलेक्ट्रिक में गॉस थ्योरम, समानांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ये जो टॉपिक्स हैं, अगर आप ये ध्यान से अगर इन टॉपिक्स को अगर सुन रहे होंगे तो ये 90% इसके टॉपिक ऐसे हैं जो आपने 12th में या 11th में पढ़ा होगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों से कि जो 12th की बुक में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को ही कंटिन्यू करें, या आप चाहें तो नवबोध या प्रबोध या आरपी यूनिफाइड की बुक से भी इन टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर के लायक आएगा। उसके बाद देखिएगा स्थायी धारा, स्टडी करंट, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, सातत्य समीकरण मतलब कंटिन्यूअस इक्वेशन, और किरचॉफ नियम मतलब किरचॉफ लॉ जो है। ये जितने भी टॉपिक यहां पर हमने लिखे हुए हैं, ये जो टॉपिक्स हैं ये दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक सेम हैं। अगर आप एक को पढ़ना चालू करेंगे तो बाकी बन जाएगा। ये दोनों में से मिला के 3 नंबर का आएगा यहीं से। इसके बाद जब बड़े क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जाते हैं तो थेवेनिन, नॉर्टेक्स, अध्यारोपण मतलब सुपरपोजिशन, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, और अधिकतम सामर्थ्यता स्थानांतरण प्रमेय मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम। इसमें से अगर मैं बात करूं तो सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण, व्युत्क्रम मतलब आपका जो है रेसिप्रोकल, और अधिकतम सामर्थ्यता मतलब जो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 जो थ्योरम हैं ये थोड़े बड़े हैं और ये 2019-20 में सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए थे ये 5 थ्योरम। तो इन 5 थ्योरम में से कम एक थ्योरम के एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि 2019-20 में ये चेंज किया गया था और उसके बाद लगातार कोविड की वजह से ये 5 थ्योरम हैं उनमें से बहुत कम पूछा गया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस 5 में से कोई एक थ्योरम जरूर आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की तो LR, CR और LCR, इसके बारे में आपने 12th में जरूर पढ़ा होगा। आप इसे 12th की बुक से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो डेफिनेशन आपको करने हैं वो है प्रतिघात, प्रतिबाधा और अनुनाद। इंग्लिश में इसे बोले तो इंपीडेंस, रिएक्टेंस और रेजोनेंस। इसका डेफिनेशन आप 12th की बुक से पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं आपकी जगह पे रहूं तो मैं ये 5 थ्योरम LR, LCR और CR और ये जो करंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं पहले पढ़ूंगा, और जब इसको पढ़ने के बाद अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो मैं ये जो ऊपर वाला जो टॉपिक है मतलब पहले पॉइंट में मैंने जितना टॉपिक बताया वो, और ये जो लास्ट वाला टॉपिक है उनको करने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरा यह यूनिट अच्छे तरीके से हो जाए। तो अब हम चलेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं यूनिट नंबर 4 में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4, जिसका टाइटल रखा गया है चुंबकत्व मतलब मैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत स्थिर चुंबकत्व मतलब जो आपके मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में। दूसरा बायो-सेवर्ट्स रूल, बायो-सेवर्ट का नियम। अनुप्रयोग मतलब इसके एप्लीकेशन के अंतर्गत क्या क्या आएंगे। रेखीय मतलब लीनियर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड निकालना। वृत्ताकार मतलब सर्कुलर पाथ में निकालना। कुंडली मतलब कॉइल में निकालना। और धारावाही चालक मतलब सोलोनाइड में निकालना। अगर आपको याद हो तो ये चारों जो टॉपिक हैं ये 12th के टॉपिक है जिन्हें फर्स्ट ईयर में रखा गया है। तो अगर आप चाहें तो 12th की बुक से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। वहीं अगर इसके दूसरे पार्ट की तरफ आए तो चुंबकीय क्षेत्र में डाइवर्जेंस और कर्ल मतलब मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्जेंस कैसे काम करता है और कर्ल कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो आपको करने होंगे। वहीं एम्पियर का परिपथीय नियम, सर्किटल लॉ ऑफ एम्पियर, ये भी आपका 12th का ही टॉपिक है। तो आप चाहें तो पहला टॉपिक और ये जो तीसरा टॉपिक है इसको 12th की बुक से भी आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ डेफिनेशंस की तरफ जो इस बार आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं, जिसमें आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब चुंबकीय गुण, दूसरा चुंबकीय तीव्रता मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी,
तीसरा जो टॉपिक है वो है चुंबकीय प्रेरण मतलब मैग्नेटिक इंडक्टेंस, और जो चौथा टॉपिक है वो है चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब मैग्नेटिक परमाबिलिटी। वहीं डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो टॉपिक्स हैं यह भी 12th के ही टॉपिक हैं, उन्हें आप 12th की बुक से कंसीडर करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। मतलब टॉपिक नंबर फर्स्ट, टॉपिक नंबर थर्ड और टॉपिक नंबर फोर्थ इसको आप 12th की बुक से करें, और वहीं जो बीएससी वाले जो टॉपिक हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में डाइवर्जेंस और कर्ल, इसे जो नवबोध या प्रबोध की जिस बुक से भी आप अभी पढ़ रहे होंगे वहां आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में भी कुछ इसमें बताना होता है, जैसे रैखिक त्वरक मतलब लीनियर एक्सलरेशन, साइक्लोट्रॉन। अगर आपको याद हो तो ये जो साइक्लोट्रॉन का टॉपिक है ये भी आपका 12th का ही टॉपिक है, तो इन दोनों में से किसी एक के पूछे जाने की संभावना है। वहीं सीआरओ और वेग वर्णक जिसे वेलोसिटी सेलेक्टर भी कहा जाता है, तो अगर मैं आपकी जगह रहूं तो साइक्लोट्रॉन और सीआरओ ये दोनों टॉपिक मैं 12th से उठाऊंगा। वहीं रेखीय त्वरक और वेग सेलेक्टर इसको अपन बीएससी की बुक से करेंगे। अगर ये चीज याद रखिएगा, यूनिट नंबर 4 के बहुत सारे टॉपिक आपको 12th में मिल जाएंगे। अगर 12th में इनके आंसर थोड़े बड़े दिए गए हैं तो उन्हें वहां से करें, अगर आंसर बहुत ज्यादा छोटे हैं तो उस कंडीशन पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 12th की बुक से उठा लें और उसके बाद उसमें कुछ और ऐड करें जो आपकी बीएससी की बुक में दिया है, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। अगर आप नया ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम 12th की बुक में जितना भी दिया है उसे अच्छे से कर लें। तो अब चलते हैं हम लोग लास्ट यूनिट की तरफ, मतलब यूनिट नंबर 5 की तरफ। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में आपके लिए क्या क्या रखा गया है। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में जो टाइटल है इस यूनिट का वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जो पूरा टॉपिक है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका फुल फॉर्म होगा। और यहां पर देखिएगा इसमें जो टॉपिक्स हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे के नियम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए फैराडेज रूल क्या है, लेंज का नियम क्या है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब आपका स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इसके अंतर्गत एक कुंडली में स्वप्रेरण क्या होता है, मतलब अगर एक कॉइल है या डबल कॉइल है तो उस कंडीशन पे सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा मतलब जो टोटल एनर्जी जो स्टोर होती है उसका जो डेरिवेशन है वो। तो अगर इस टॉपिक की मैं बात करूं तो आपको फैराडे के नियम कर लेने चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा मतलब स्टोर्ड एनर्जी के बारे में पढ़ना चाहिए। वहीं अगर स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की बात करूं मतलब सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूं तो इसे आप 12th की बुक से मालूम कॉपी कर सकते हैं जिससे आपको आसान होगा। लेंज का नियम मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पुराना जो कॉन्सेप्ट है उसमें होगा। अब देखते हैं मेन टॉपिक्स की तरफ। ये जो मेरे लगता है कि इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो ये 4 टॉपिक है। पहला टॉपिक है धारा का सातत्य समीकरण मतलब कंटिन्यूअस इक्वेशन ऑफ करंट, दूसरा है विस्थापन धारा मतलब करंट डेंसिटी, तीसरा है मैक्सवेल समीकरण मतलब मैक्सवेल इक्वेशन, और चौथा है मुक्त आकाश में तरंग समीकरण मतलब वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस। अगर आप ये 4 टॉपिक अगर कर लेते हैं तो आपका मिनिमम 5 नंबर कहीं नहीं गया है। वहीं अगर आप इन टॉपिक्स की बात करें तो जो टॉपिक आपके 12th में था उसे 12th की बुक से करें, और जो टॉपिक 12th में नहीं है उसे आप बीएससी की जो बुक आपने परचेस की होगी पढ़ने के लिए उस बुक से उसको कॉपी कर लें। याद रखिएगा मैंने जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है उसमें कोशिश यह किया है आपके लिए कि अगर आप हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के जाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आईएमपी क्वेश्चंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये केवल एक अप्रॉक्सीमेट अपन वैल्यू बता सकते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या ऐसा आपको आंसर लिखना है। कंफर्म नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की कि सिलेबस में ऐसा क्या पढ़े कि आपको पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और आपके मेन जो टॉपिक हैं वो भी कवर हो जाए। इस रेफरेंस में मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अपने कोई भी फ्रेंड जो बीएससी के पेपर दे रहे हों उन्हें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।